Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 unit 3 block 2 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम प्रोसेस थ्योरीज एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो बाकी दो कैटेगरीज थी. अगर थोड़ा सा हम रिवाइज करें सो आप देखेंगे यहाँ इस चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था तो 3 कैटेगरीज में ये थ्योरीज डाली गई थी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को या मोटिवेशन किसी को मोटिवेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो कंटेंट थ्योरीज हमने की थी. कंटेंट थ्योरीज में मैस्लो वगैरह थे एंड और भी 2-4 थ्योरीज थी जिनके मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए थे और मैनेजर कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, बेनिफिशियल चीज़ें क्या थी, ये वाली चीज़ें हमने की थी. अब हम प्रोसेस थ्योरीज एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रोसेस थ्योरीज में कौन सी थ्योरीज आती है? प्रोसेस को हम कॉग्निटिव थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. इनका मेन फोकस यही होता है कि ह्यूमन जो होता है वो कैसे डिसीजंस लेता है, सोच के किस चीज को ध्यान में रख के लेता है. ऐसी क्या चीज होती है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को एनर्जाइज कर देती है, मतलब कोई इंसान कोई पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों करता है, वो उस बिहेवियर की तरफ डायरेक्टेड क्यों हो जाता है, वो उसी बिहेवियर को बार बार क्यों रिपीट करता है. ये वाली चीजें इन थ्योरीज से हमें क्लियर हो पाएंगी. एंड ये भी कहा गया है कि जो भी हमारे बिहेवियर होता है ना वो हमारा डिसीजन होता है, खुद का कॉन्शियस डिसीजन होता है. हम ऐसे ही कोई बिहेवियर नहीं करते. हम जो भी बिहेवियर कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वर्क कर रहा होता है. सो ये चीज़ ध्यान रखना है. इसी के बेसिस पे फिर ये थ्योरीज आई, जैसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आई, इक्विटी थ्योरी आई, गोल सेटिंग थ्योरी आई एंड देन रीइंफोर्समेंट थ्योरी आई. इन सारी थ्योरीज में कोई लॉजिक है जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट थ्योरी इज व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसको हम यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कह रहे थे. ये व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है जो 1964 में दिया था. इन्होंने बोला कि जो मोटिवेशन होता है ये 3 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है. 3 फैक्टर्स कौन से हैं? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस. इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मोटिवेशन होगा, और इन तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग हो गई या जीरो हुई तो पूरी टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब मोटिवेशन जीरो हो जाता है. यानी तीनों का इकट्ठा होना और हाई होना जरूरी है मोटिवेशन के लिए, ऐसा इनका कहना था. अब ये 3 चीजें हैं क्या? एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जब हम कोई एफर्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हम सक्सेसफुली उस चीज को परफॉर्म कर पाएंगे. ये हमारी एक्सपेक्टेंसी होती है. जब भी कोई काम मिलता है सो हम अपने एफर्ट्स डालते हैं ये एक्सपेक्ट करके कि हम अच्छा कर पाएंगे. इंस्ट्रूमेंटैलिटी का क्या मतलब होता है कि आप की जो परफॉर्मेंस है वो सर्टेनली आपको रिवार्ड दिलाएगी या कुछ आउटकम जरूर देगी आपने जो परफॉर्म किया है. तो पहले आपने एफर्ट किया, एफर्ट से आपकी परफॉर्मेंस का पता चला, आपकी परफॉर्मेंस जो है उससे आपके रिवार्ड और आउटकम को आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि मैंने परफॉर्मेंस में दे रही हूँ एंड मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे साथ ये काम करने के बाद मुझे ये आउटकम मिलना चाहिए. एंड देन वैलेंस का क्या मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है, उसका एक्सटेंट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटकम से, अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव. तो एक्सटेंट टू विच एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव, ये वैलेंस में आ जाता है. सो हम इन तीनों चीजें जो एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी है एंड वैलेंस, इन तीनों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. जैसे एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो हमारा जो बिलीफ होता है कि वर्क रिलेटेड समझ लो, कोई वर्क आपको दिया है और आपके जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगा, आप जो एफर्ट डालोगे उस वर्क को करने का, और उसमें आपको जो बिलीफ है कि हाँ मैं ये काम कर लूंगी और बहुत अच्छे से कर लूंगी, वो आपका क्या है? एक्सपेक्टेंसी है कि आपके एफर्ट से आप उस काम को कर पाओगे. तो स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ है ये आपका. जैसे कि कोई पर्सन अगर इंश्योरेंस सेल कर रहा है, इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहा है तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो वो कितने सारे लोगों को कॉल करेगा, जितने वो लोगों को कॉल करेगा उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, क्योंकि लोगों को अपने आप से तो पता नहीं चलेगा जब तक वो कॉल करके बताएगा नहीं. सो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको. सो
एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेंसी को टू एक्सट्रीम्स पे हमेशा मान के चलते हैं, या तो 0 या फिर 1, इस रेंज में ही मानते हैं। 1 मतलब पॉजिटिव परफॉर्मेंस एंड 0 मतलब 0 परफॉर्मेंस। नाउ इंस्ट्रूमेंटैलिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप जो परफॉर्म करते हो तो आप एक आउटकम को सोच के करते हो, रिवार्ड को सोच के परफॉर्मेंस करते हो। आपकी परफॉर्मेंस होती है, आपको पता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा। तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो है वो एम्प्लॉयज़ का बिलीफ होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेवल से आपका ये रिवार्ड या आउटकम आएगा। अब सपोज कोई एम्प्लॉई है, वो प्रमोशन को एज अ रिवार्ड समझता है कि अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो उसके परफॉर्मेंस डाटा को देख के उसको प्रमोशन मिलेगा, तो वो उसके लिए रिवार्ड हो गया है ना। तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो है वो उसकी हाई मानी जाएगी, क्योंकि वो प्रमोशन ही चाहता था और उसकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट भी प्रमोशन ही है। लेकिन सपोज अगर ऐसा हुआ कि उसको रिवार्ड कुछ और चाहिए, तो उसकी वैलेंस अलग, वैलेंस के बारे में जब हम बात करें तो इसको मैं और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी कैसे। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर उसको प्रमोशन के अलावा कुछ और मिल रहा है, सपोज रिवार्ड, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा लेकिन कुछ और दे रहे हैं, सपोज आपको छुट्टियां दे रहे हैं लेकिन उसको छुट्टी नहीं चाहिए, उसको तो प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए वही चीज़ अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। सो हो सकता है वो परफॉर्मेंस भी ना दे, है ना, क्योंकि उसको मालूम है कि परफॉर्मेंस का रिवार्ड क्या मिलने वाला है। सो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और जो भी वो डिसीजंस लेगा, अगर सपोज आगे प्रमोशन का डिसीजन जो लिया जा रहा है, मैनेजर जो ले रहा है, वो उस बेसिस पे ले रहा है कि वो उसका फेवरेट बंदा कौन है, या वो उसको पता ही नहीं है कि किस बेसिस पे प्रमोशन मिलेगा, परफॉर्मेंस इज नॉट द बेसिस, देन क्या करेगा इंसान? काम नहीं करेगा, है ना, परफॉर्मेंस नहीं शो करेगा। सो उसकी जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगी वो लो मानी जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी हाई होती है जब आपको पता है कि आपके मन का रिवार्ड मिल रहा है, यानी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई चली जाएगी। और जब आपको पता है कि रिवार्ड का कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंटैलिटी रिड्यूस हो जाएगी। नाउ वैलेंस के बारे में बात करेंगे। ये वो स्ट्रेंथ है जिससे पर्सन जो है वो ये किस प्रेफरेंस, पर्सन की प्रेफरेंस कि वो रिवार्ड क्या मिलेगा उसको। जैसे मैंने बताया कि अगर मन का रिवार्ड मिलता है तो ठीक है, वो खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, और अगर मन का नहीं मिलता है तो वो डिससेटिस्फाइड रहेगा। तो ये जो वैलेंस है ये पॉजिटिव से निगेटिव तक की हो सकती है। सो अगर आउटकम है जो पॉजिटिव वैलेंस, आउटकम जो पॉजिटिव वैलेंस का होता है वो होता है जो उस इंसान को चाहिए, जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको रिवार्ड मिलता है तो वो सेटिस्फाइड होगा और पॉजिटिव वैलेंस में आएगा। और अगर उसके मन का नहीं मिल रहा, कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो उसको नहीं चाहिए है, सो ऑब्वियसली वो वैलेंस क्या होगा? नेगेटिव वैलेंस होगा। सो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि सपोज किसी इंसान को सोशल इंटरेक्शन की जरूरत है और उसको बोल दिया वर्क फ्रॉम होम करना है, तो उसकी वैलेंस क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। कोई ऐसा इंसान जो आइसोलेशन में ही वर्क करना पसंद करता है और उसको बोला कि ऑफिस आना है, सो उसकी वैलेंस अगेन नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर उसको अकेले में ही काम करने के लिए दे दिया वर्क फ्रॉम होम, वो खुशी खुशी करेगा, उसका वैलेंस पॉजिटिव होगा। सो इस तरह से हम तीन चीजें हैं। एक है एक्सपेक्टेंसी, जो हम एफर्ट डालते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, एंड देन इंस्ट्रूमेंटैलिटी, उस परफॉर्मेंस से आउटकम क्या मिलेगा वो मोटिवेट करता है, एंड देन आउटकम जो है वो फेवरेबल है या नहीं है। ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती है हमारे मोटिवेशन के लिए, है ना। सो ये उल्टे से अगर आप देखें तो हमें अगर पता है कि जो हमारे को रिवार्ड मिल रहा है वो वही रिवार्ड है जो हमें चाहिए, सपोज कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए, वो आपको रिवार्ड पता है। अब प्रोसेस क्या है? जैसे इंस्ट्रूमेंटैलिटी की बात करें कि किस तरह से मिलेगा, आप परफॉर्म करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, राइट। सो आप परफॉर्म करोगे। अब और उल्टा पीछे जाते हैं कि आप एफर्ट्स डालोगे परफॉर्म करने के लिए, यानी आप तैयारी करोगे तब जाके आप परफॉर्म कर पाओगे, राइट। तो आप तैयारी करोगे, आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करके जो आपको रिवार्ड मिलेगा। अब अगर आप जीत जाते हो तो मतलब आपके मन का हो गया, और अगर आप किसी तरह से वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते या नहीं जा पाते इवेंट में, तो वो नेगेटिव वैलेंस हो जाता है। तो अब आप तैयारी नहीं करोगे। सो इंडिविजुअल जो होते हैं, जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उनमें ये तीनों के तीनों जो फैक्टर्स हैं ये बहुत हाई होते हैं, और अगर इन तीनों में से जैसे मैंने बताया एक भी कम हो जाए तो वो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। पॉर्टर एंड लॉलर
ने एक मॉडल बनाया था जो इसी का ही एक्सटेंशन था, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल का ही एक्सटेंशन था, जिसको बोलते हैं पोर्टर लॉलर एक्सपेक्टेंसी मॉडल, ऐसा। सो इन्होंने ये बोला कि दो फैक्टर्स और इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन के अलावा किसी की भी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए। मतलब अगर कोई मोटिवेटेड है, इट डजंट मीन कि वो परफॉर्म भी करेगा। उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दो और फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। आप मोटिवेटेड हो, लेकिन सपोज आप में स्किल्स और एबिलिटीज़ ही नहीं है वो करने के लिए, फिर फ़ायदा क्या है? नहीं हो पाएगा ना। तो पहला इन्होंने फैक्टर जो बताया वो ये बताया कि स्किल्स एंड एबिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय तभी अच्छा परफॉर्म कर पाता है जब उसमें वो एबिलिटीज़ और स्किल्स हैं, या फिर वो डेवलप कर लेता है वो स्किल्स एंड एबिलिटीज़। सेकंड, रोल परसेप्शन, वो कितना क्लियर है उस रोल के लिए, वो उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखता है, उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उस वर्क के बारे में या नहीं है, तभी वो उस टास्क को एकम्प्लिश कर पाएगा। सो सपोज आपको किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, आपको ओलंपिक्स के लिए जाना है। आप बहुत मोटिवेटेड हैं कि हाँ मुझे तो ओलंपिक्स में खेलना है। आपने एक गेम भी चूज कर लिया, चलो मुझे सपोज बैडमिंटन खेलना है। अब अगर आपको बैडमिंटन की कोई स्किल्स नहीं है, आपको कोई आता ही नहीं है, आपको गेम ही नहीं आता है, सो हाउ वुड यू परफॉर्म? आप कैसे परफॉर्म करोगे? आप नहीं कर पाओगे, राइट? एंड देन आपको आप सबसे पहले आपको रूल्स सीखने पड़ेंगे। उस गेम में रूल्स क्या होते हैं, क्या स्टेप होते हैं, क्या इन है क्या आउट है, वो सीखोगे। मतलब रोल परसेप्शन के बारे में पता करोगे। एंड देन जब आपको रोल परसेप्शन मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब आप खेलना शुरू करोगे, अपने स्किल्स बढ़ाओगे, अपनी एबिलिटीज बढ़ाओगे, एंड देन दैट विल लीड टू अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। नाउ मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हम ये देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेंसी मॉडल है वो मैनेजर अपनी डिज़ाइन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब वर्क एनवायरनमेंट में इसको कैसे अप्रोप्रिएटली यूज़ किया जा सकता है। सो इससे क्या होगा? इससे हम एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसीज को बढ़ा सकते हैं, देन परफॉर्मेंस आउटकम इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, देन आउटकम वैलेंसीज को भी हम बढ़ा सकते हैं। सो ये और क्या हो सकता है? अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय बिहेवियर को हम डाल सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ में। देन क्लियर गाइडलाइंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉय मोटिवेशन भी हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम एक्सपेक्टेंसीज को ऑल्टर कर दें, इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ को ऑल्टर कर दें, या आउटकम वैलेंसीज को ऑल्टर कर दें। तो ये इन सारे एक्शन से मैनेजर जो है ज़्यादा वर्क निकलवा पाएगा एम्प्लॉयज से। सो इनके तीन चीज़ें हमने डिस्कस की है कि कैसे हम एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसीज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये इंक्रीज हो सकता है, या एफर्ट परफॉर्मेंस मतलब कैसे एम्प्लॉय एफर्ट तो कर रहा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि वो एफर्ट करने के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा? हो सकता है कुछ कमी है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, तो हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को अगर हमने ट्रेनिंग दे दी जॉब की, तो मोर इफेक्टिव होगा अपने वर्क पे। देन उसको सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज, हो सकता है हमने रिसोर्सेज ही उनको सही नहीं पकड़ा है कि वो काम कर सके, तो हम उन्हें रिसोर्सेज पकड़ा सकते हैं, सफिशिएंट टाइम दे सकते हैं। हम ये ना बोले कि जल्दी जल्दी करके लाओ, 2 घंटे में करके लाओ, तो ऑब्वियसली क्वालिटी खराब होगी, राइट? तो उनको टाइम देना भी बहुत जरूरी है वर्क करने के लिए। देन सपोर्टिव फीडबैक बहुत जरूरी है, उनको बताना कि भाई ये यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, इस पे काम कर लो, यहाँ पे तुम्हारा अच्छा है, इसको और इम्प्रूव कर लो, ऐसे करके। एंड देन एम्प्लॉयज के सजेशंस भी लेना कि किस तरह से जॉब में और चेंजेस ला सकते हैं। कभी कभी मैनेजर को नहीं क्लिक होता, लेकिन अगर आप अपने सबॉर्डिनेट से भी पूछे कि भाई तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे चेंज करने से फायदा होगा, तो वर्क में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। देन ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना जिनमें वो स्किल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जिनमें वो नॉलेज एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर टास्क की, उनको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सो एम्प्लॉयज़ को अगर हम मैच करें उनके पर्टिकुलर जॉब से, और उन्हें कम्युनिकेट करें कि ये टास्क इस तरह से इस जॉब के लिए तुम सिलेक्टेड हो, तो वो काम करते हैं, वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस आउटकम इंस्ट्रूमेंटलिटीज, यानी कि अगर आप आउटकम एक्सपेक्टेंसीज को इम्प्रूव कर दें, इंसान जब परफॉर्म करेगा, सो ज़्यादा अगर वैल्यूड रिवार्ड उसको दिया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, बार बार परफॉर्मेंस देगा। तो कंपनीज को रेगुलरली बताना ज़रूरी है सारे एम्प्लॉयज़ को, एग्जाम्पल के थ्रू। पब्लिक सेरेमनीज जो होती हैं उनमें उनको रिवार्ड देना, उनको अप्रिशिएट करना, है ना, ये वाली चीज़ें करना। एंड देन
उन्हें क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करना कि देर इज अ लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड, सो उससे हो सकता है। देन इंक्रीजिंग आउटकम वैलेंसीज, आउटकम वैलेंसीज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जब कोई भी इंडिविजुअल काम करता है तो उसकी नीड्स अलग अलग होती हैं, उसकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं, उसको किसी हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? उसके लिए कुछ प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। तो जब परफॉर्मेंस आउटकम को हम इवेलुएट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, तो हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट क्या है। कंपनीज को इंडिविजुअली हर एक एम्प्लॉय के बेसिस पे चॉइसेस देनी चाहिए रिवार्ड की, सो दैट जो भी इंसेंटिव सिस्टम उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाएगा वो एम्प्लॉय के चॉइस के हिसाब से हो, उसके पास ऑल्टरनेटिव्स हो कि चलो मैं ये नहीं, मुझे ये चाहिए। जैसे कि पे रेज हो गया, एडिशनल वेकेशन डेज हो गए, देन इम्प्रूव्ड इंश्योरेंस बेनिफिट हो गए, या डे केयर फैसिलिटीज हो गई। तो जब ये बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो एम्प्लॉय अपने आप ही अपने रिवार्ड को चूज कर सकता है कि भाई मुझे इतना ये वाली चीज चाहिए इस परफॉर्मेंस के बदले। तो जब आउटकम्स बहुत सारे ऑप्शंस में होंगे तो पॉजिटिव वैलेंस होगा, और अगर आउटकम्स जो है वो अपनी मर्जी के ऑर्गेनाइजेशन देगा तो वो नेगेटिव वैलेंस में आएगा। सो इसीलिए कंपनीज को मिनिमाइज करना चाहिए इस तरह के चीजें जहां पे काउंटर वैलेंट आउटकम्स आप दे रहे हैं। नाउ हम करेंगे इसमें इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो ये जो थ्योरीज है ये वैसे सबसे बहुत अच्छी मानी गई है थ्योरी, क्योंकि ये प्रिडिक्ट कर लेती है वर्क, एफर्ट एंड मोटिवेशन सबको कनेक्ट करके हमें पता चल जाता है कि अब आगे परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, कितना मोटिवेटेड रहेगा अगर इस थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं। ये बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में भी अप्लाई हुई है, बहुत सारी स्टडीज जो की गई हैं। किन किन स्टडीज में हमने इस थ्योरी को अप्लाई किया है? स्टूडेंट का मोटिवेशन कितना है उसको प्रिडिक्ट करने में जब वो टीचिंग इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर जब स्टडी की तब हमने ये वाला थ्योरी यूज किया, एंड देन एंगेजिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, इसकी स्टडी के लिए भी हमने इसको यूज किया। इसका रोल जो है वो जब भी हमने देखा है तो हमने एक चीज देखा है कि इमोशंस ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर, जो इमोशन का रोल होता है ना एम्प्लॉय बिहेवियर में, उसको वो गायब दिख रहा है, उसको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया ना। इक्विटी थ्योरी एडम्स ने 1963 में दी थी। इन्होंने कहा कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई भी दुनिया में जो लोग हैं, वो जनरली सोशल कंपैरिजन में एंगेज हो गए होते हैं। अपने एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स को ये उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिससे वो जनरली खुद को कंपेयर करते आ रहे हैं। सो इंडिविजुअल ना जो भी उसको रिवार्ड मिल रहा है उसके एफर्ट के बदले, उसकी फेयरनेस को कैलकुलेट करते हैं विद दोज हु दे कंपेयर विद, मतलब जिनसे वो खुद को हमेशा से कंपेयर करते आ रहे हैं, जिनको वो कंसीडर करते हैं कि हाँ ये मेरे लेवल के हैं, इनसे मैं कंपेयर करती हूँ, मैं ऊपर हूँ कि नीचे हूँ। सो ये हम जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। सो हमारा जो परसेप्शन होता है कि क्या हमारे को जो रिवार्ड मिल रहा है हमारे एफर्ट के बदले वो सेम है या कम है या ज़्यादा है, वो हम इस थ्योरी में पढ़ रहे हैं। तो इक्विटी का मतलब होता है जब इंडिविजुअल को ये महसूस होता है कि जो भी एफर्ट्स वो लगा रहा है और जो उसको रिवार्ड मिल रहा है वो सेम है एज कंपेयर टू उन लोगों से जिससे वो खुद को कंपेयर कर रहा है। इनइक्विटी का मतलब होता है जब इंडिविजुअल परसीव करता है कि जो वो एफर्ट लगा रहा है और जो उसको रिवार्ड मिल रहा है वो अलग है एज कंपेयर टू जिससे वो खुद को कंपेयर करता है। तो दो तरह की इनइक्विटी है। इक्विटी तो एक ही तरह की होगी कि बराबर है। इनइक्विटी दो तरह की होती है, अंडर रिवार्ड और ओवर रिवार्ड। अंडर रिवार्ड मतलब जब इंसान को लगता है कि मैंने एफर्ट्स बहुत सारे डाले लेकिन मुझे रिवार्ड कम मिल रहा है, या उसको लगता है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं लेकिन उसको कम रिवार्ड मिल रहा है, बगल वाले को ज्यादा रिवार्ड मिल रहा है ना। सो सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है, कोई एम्प्लॉय है जो बहुत लंबे घंटे तक काम करता है, ज्यादा अपने को वर्कर के कंपैरिजन में ज्यादा घंटे काम करता है, लेकिन दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, तो ये इनइक्विटी है अंडर रिवार्ड वाली ना। ओवर रिवार्ड का क्या मतलब है? जब पर्सन जो है वो एफर्ट्स कम लगा रहा है और रिवार्ड उसको ज्यादा मिल रहा है, सो वो ओवर रिवार्ड हो गया। या उसको रिवार्ड सेम मिल रहा है जितना दूसरों को मिल रहा है लेकिन उसने एफर्ट्स कम लगाए हैं, तो ये वो वाली चीज हो गई। अब इसमें 4 पॉसिबल रिफरेंस आ रहे हैं कंपैरिजन के, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सेल्फ इनसाइड, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो जिस पोजीशन में है
सिमिलर पोजीशन पे दूसरा एम्प्लॉय है जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, मतलब ये दोनों एम्प्लॉयज सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, सेम पोजीशन में है, उससे वो कंपेयर कर रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ इनसाइड। नाउ सेल्फ आउटसाइड क्या होता है? जब वो जो एम्प्लॉय है वो सिमिलर पोजीशन के पर्सन से खुद को कंपेयर कर रहा है, लेकिन वो जो पर्सन है जिससे कंपेयर कर रहा है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ये हो गया सेल्फ आउटसाइड। नाउ अदर इनसाइड, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो खुद के एक्सपीरियंसेस को कंपेयर कर रहा है उस जिस पोजीशन में वो है उस पोजीशन में जो वो एक्सपीरियंसेस कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से कंपेयर कर रहा है जो डिफरेंट पोजीशंस पे है। अदर मतलब डिफरेंट पोजीशन में है लेकिन सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में और लोग हैं और ये अपनी पोजीशन में है जिसमें है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लोगों से कंपेयर कर रहा है और सेम ही ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे। तो इनसाइड, जहां पे इनसाइड टर्म आ रहा है मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन, जहां आउटसाइड टर्म आ रहा है वहां मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें क्या था? सेल्फ मतलब सेम पोजीशन, सेम रैंक। अदर आउटसाइड का क्या मतलब है कि बाहर के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो काम कर रहे हैं लोग, उनसे वो कंपेयर कर रहा है। एंड अदर मतलब डिफरेंट पोजीशंस में है। सो अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? सेल्फ इनसाइड मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम पोजीशन में। सेल्फ आउटसाइड मतलब सेम पोजीशन में लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अदर इनसाइड मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन डिफरेंट पोजीशंस में। अदर आउटसाइड मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट पोजीशंस में। सो इस तरह से वो जब कंपेयर करता है तो 4 पॉसिबल रेफरेंस हो जाते हैं। नाउ जब भी इंडिविजुअल्स देखते हैं कि इनइक्विटी एग्जिस्ट कर रही है ना, जैसे हमने बताया कि हार्ड वर्क, इनइक्विटी 2 टाइप्स की होती है, अंडर वर्क और ओवर वर्क। तो जब भी वो इनइक्विटी को देखता है तो वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो इनइक्विटी को रिड्यूस कर सकता है? नंबर 1, चेंज द इनपुट्स, यानी कि वो जितने एफर्ट्स लगा रहा है अब वो एफर्ट्स को चेंज कर देगा। अगर वो अंडर रिवार्डेड है तो वो कम एफर्ट लगाएगा। अब चेंज दी आउटकम, सेकंड है चेंज दी आउटकम्स, यानी कि वो जाके अपने बॉस को बोलेगा भाई देखो मुझे जो रिवार्ड देना है वो ये वाले दो जिससे मैं खुश होता हूँ, ये वाले नहीं चाहिए मुझे जो आप दे रहे हो। सो वो कुछ अपने रिवार्ड के बारे में बात करेगा। अब उसने आउटकम को भी चेंज कर दिया। नाउ चेंज द कंपैरिजन अदर्स इनपुट, वो हो सकता है जब वो खुद एफर्ट लगा रहा है और अंडर रिवार्डेड है तो वो अब जिससे कंपैरिजन कर रहा है खुद को, उसको जाके मोटिवेट करेगा भाई तुम थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ ना, थोड़ा और अच्छे से काम कर लो, ऐसे करके उसको बोलेगा। नेक्स्ट इज चेंज द कंपैरिजन अदर्स आउटकम्स, जो दूसरों जो पर्सन कर रहा है आउटकम दे रहा है जो रेफरेंस पर्सन, उसको बॉस को बोलेगा कि तुम उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो, फेवरेटिज्म क्यों है, मतलब उसको उसी को ही क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो वाली बात, मैंने भी तो उतना ही किया है, ऐसे करके करेगा। एंड देन चेंज द कंपैरिजन अदर पर्सन, जो भी इनइक्विटी एक्सपीरियंस करता है वो हो सकता है रेफरेंस पर्सन को ही चेंज कर दे या खुद को किसी और पर्सन से कंपेयर करना शुरू कर दे। चेंज वंस परसेप्शन, वो परसेप्शन बदल सकता है ये सोचकर कि भाई मेरा कोवर्कर तो मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और वो कोई मुझसे ज़्यादा बेटर नहीं है, वो मेरे जैसा ही है। इस तरह से हम परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। लीव द फील्ड मतलब वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, डिपार्टमेंट चेंज कर लेगा, या फिर जो इनइक्विटी के बारे में वो सोचता है उसको सोचना बंद कर देगा। ऐसा देखने में आया है जो एम्प्लॉयज़ है जिनको लगता है कि हम अंडर रिवार्डेड हैं, वो इनइक्विटी को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं एज कम्पेयर टू ओवर रिवार्डेड। ऑफ कोर्स ओवर रिवार्डेड क्यों बोलेंगे जाके कि भैया हमें ओवर रिवार्ड किया गया है ना, तो अंडर रिवार्ड वाले हमेशा कोशिश करते हैं। इसमें हमने ये भी देखा है कि जो इंडिविजुअल्स है जो ओवर रिवार्डेड है वो हमेशा कॉग्निटिव डेजोनेंस में बिलीव करते हैं, यानी कि वो ये बोलते हैं कि हम भी उतना ही इक्वल एफर्ट एंड रिवार्ड मिल रहा है जितना बाकी लोगों को मिल रहा है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। सो हमेशा जिनको ज़्यादा रिवार्ड मिलता है वो इसी चीज को ही पॉइंट आउट करते हैं कि सबको बराबर ही मिल रहा है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ वाला। सो इनका कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं उनमें मोटिवेशन है एफर्ट कम हो जाता है,
कुछ में इंक्रीज हो जाता है, ऐसा स्टडीज़ कहती है, और कुछ में कोई भी चेंज नहीं आता जो भी ओवर रिवार्डेड लोग होते हैं। तो जो ओवर रिवार्डेड है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं। कुछ ऐसे जो ओवर रिवार्ड होने के बाद भी उनकी मोटिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एफर्ट्स भी कुछ नहीं लगाते। जो कुछ लोग एफर्ट्स इंक्रीज कर देते हैं ये सोच के कि ये तो शेम की बात है यार, मुझे ज़्यादा क्यों मिल रहा है, बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं, मैंने क्यों नहीं किया, तो वो एफर्ट्स बढ़ा देते हैं, उनका मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। एंड कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी है जिनका मोटिवेशन एफर्ट डिक्रीज हो जाता है, उनको लगता है आराम से मिल तो रहा है, काम क्यों करें, है ना। फिर हॉसनमैन हैटफील्ड एंड माइल्स ने 1987 में प्रपोज किया था कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं इक्विटी की प्रेफरेंस के बेसिस पे। जैसे बेनीवोलेंट क्या होता है, ये इनका जो आउटकम इनपुट रेशो जो होता है वो लोअर होता है। उनको ये लगता है कि आउटकम कम दिया है हमने, इनपुट जो हमें मिला था उसके कंपैरिजन में आउटपुट हमने कम दिया है दूसरों के कंपैरिजन में। इक्विटी सेंसिटिव कौन होते हैं, इक्विटी सेंसिटिव मतलब दूसरों के इक्विवेलेंट ही समझते हैं, जितना इनका इनपुट मिला था उतना ही आउटपुट हमने दिया है और ये बाकी लोगों ने भी सेम किया है। एंटाइटल्ड होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमने आउटकम ज़्यादा दिया है उस इनपुट पे दूसरों के कंपैरिजन में, यानी कि ओवरवर्कड होते हैं ये एंटाइटल्ड जो होते हैं, ये ऐसा समझते हैं। नाउ जो अंडर रिवार्ड इनइक्विटी होती है, अंडर रिवार्ड मतलब हमने काम ज़्यादा किया लेकिन हमें नहीं मिला ज़्यादा रिवार्ड। जो अंडर रिवार्ड इनइक्विटी होती है वो मोटिवेट करती है बेनीवोलेंट्स को, जो ये समझते हैं कि हमने आउटपुट कम दिया है और इनपुट ज़्यादा मिला था हमें एज कम्पेयर टू दूसरों से। तो जिनको ये लगता है कि हम अंडर परफॉर्मर्स हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क डालते हैं अंडर रिवार्ड इनइक्विटी में, जबकि बाकी दो लोग डिस्ट्रेस हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि भाई हमारे साथ तो गलत हो गया, हमने तो काम किया था। कमिंग टू मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्विटी थ्योरी मैनेजेरियल लेवल पे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसमें 3 वेज में डिस्कशन किया गया है कि लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। नंबर 1, अवॉइडिंग अंडर पेमेंट। अगर आप अंडर पेमेंट करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कम सैलरी दे रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ उसको कवर अप करने के लिए दूसरे तरीके ढूंढेंगे और वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, सामान चुराना ऑफिस का, या शॉर्टकट मारना काम से, लेट आना, जल्दी चले जाना, या कम प्रोडक्शन करना या स्ट्राइक पे चले जाना एक्सट्रीम केसेस पे, ये चीज़ें कर सकते हैं। सो लोगों को जब भी फील होता है कि हमें अंडर पे किया गया है तो वो रिएक्ट करते ही करते हैं, किसी तरह से वो एक्शन करते ही करते हैं। तो इसीलिए अंडर पेमेंट को अवॉइड करना चाहिए मैनेजर्स को, और ये अनवाइज डिसीजन माना जाता है, इनइफेक्टिव मैनेजरियल प्रैक्टिस मानी जाती है। सेकेंड इज अवॉइडिंग ओवर पेमेंट भी नहीं करना चाहिए। सपोज आपने एक एम्प्लॉयज़ को ओवर पेइंग कर रहे हैं, बाकी लोगों को अंडर पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में, जो मेजॉरिटी जिनको अंडर पेमेंट हो रहा है उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि भाई हमारे को तो अंडर पेमेंट हो रहा है। ये भी इनइफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो गई फिर तो, है ना, क्योंकि 2 रीजन से इनइफेक्टिव हो गई। जैसे ही पता चलेगा उनको कि भैया हमें तो अंडर पेमेंट हो रहा है और बाकी एक को फेवरेटिज्म वाली बात आ गई है, तो उनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, बाकी लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो नेट प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और डिससेटिस्फेक्शन अलग दिखेगा। और जैसे जैसे और एक और दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी आप ओवर पेइंग करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को भी, तो आप ये देखेंगे कि उनको लगने लगेगा कि हम डिजर्व करते हैं ये पेमेंट, हमें और ये हाई पे है, इस पे हमें नॉर्मली ही काम करना है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो डिजर्व करते हैं, ऐसा वाला। एंड देन बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट विद एम्प्लॉयज़, ये एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, यानी आप ऑनेस्टली उनको बताना, ओपनली बताना कि भाई ये आपने काम किया और इसका इतना बनता है, वो सबसे बेस्ट होता है और ये एम्प्लॉयज़ को समझने में हेल्प करता है कि उनको वो पेमेंट क्यों मिला है। इससे कंपनी के लिए उनका ट्रस्ट हो जाता है, वो मोटिवेटेड होते हैं आगे काम करने के लिए। नाउ इवेल्युएशन ऑफ द इक्विटी थ्योरी जो है वैसे तो सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर देती है हर एक सिचुएशन में कि वर्क प्लेस में इनजस्टिस कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है करके, बट कुछ लिमिटेशंस भी देखने को आई है। नंबर 1, ये जो थ्योरी है ये इनपुट्स एंड आउटपुट्स को आइडेंटिफाई नहीं करती है। सबके इनपुट्स आउटपुट्स अलग अलग होते हैं, है ना, और किससे वो कंपेयर कर रहे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। सो दैट इज वाई वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ये एज्यूम करती है कि लोग जो हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, रैशनल और सेल्फिश लोग होते हैं, और पीपल जो है वो सोशल क्रिएचर्स हैं और वो उनके जो गोल्स हैं वो बाकी मेंबर्स से शेयर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और वो
ग्रुप के नॉर्म्स को के लिए कमिटेड होते हैं, ये जानना भी जरूरी है, जो कि इस थ्योरी में ऐसा नहीं देखने के लिए मिला। और थर्ड पॉइंट है जो हमेशा वर्क प्लेस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब हर एक को अपने अपने तरीके से जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। आप सबको एक ग्रुप के तौर पे नहीं कंसीडर कर सकते हो। सेटिंग थ्योरी ये लॉके एंड लैथम ने 1990 में दी थी। इन्होंने बोला कि लोग ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं अगर उनका गोल जो है वो स्पेसिफिक है और एक्सेप्टेड बाय देम, मतलब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा गोल ये है, मतलब उनके ऊपर थोपा ना गया हो, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया हो कि ठीक है मैं इस पे काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। एंड देन दैट शुड बी चैलेंजिंग, गोल चैलेंजिंग होना चाहिए एंड उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए थ्रू कैसे वो उन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी, मतलब मेजरेबल होना चाहिए जो भी उन्होंने गोल अचीव किया है वो। तो बेसिक कंपोनेंट्स जो गोल सेटिंग थ्योरी के होते हैं वो है गोल एक्सेप्टेंस, स्पेसिफिसिटी, चैलेंज, फीडबैक। ये इसके कंपोनेंट्स है। हर एक कंपोनेंट्स के बारे में हम समझेंगे। गोल एक्सेप्टेंस मींस जो इफेक्टिव गोल होगा उसको एम्प्लॉय एक्सेप्ट भी करेगा कि भाई ठीक है मैं इस गोल को एक्सेप्ट करता हूँ और इस पे मैं काम करूंगा। अगर वो पर्सनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो उनका जो बिहेवियर होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे उसको करने के लिए। सो एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगर हमें गोल कोई अपनी मर्जी से देना है तो हम कैसे उस एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करें उस एम्प्लॉय से? हम एक्सेप्टेंस ऐसे कर सकते हैं जब हम उसको ये बता दें एम्प्लॉय को कि भाई इस गोल का पर्पस ये है और ये इसीलिए ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। इसकी ज़रूरत क्या है वो हम बता दें, पर्पस एंड नेसेसिटी कितनी है उस गोल को अचीव करने की। तो वो जो एम्प्लॉय है वो समझता है, वो एक्सेप्ट करेगा गोल को और आगे काम करेगा। सेकेंड इज स्पेसिफिसिटी। जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए क्वांटिटेटिवली, यानी कि उसको मेजर करके आप बता सको कि यहाँ तक आप पहुंच चुके हो, 60% आपने कर लिया है, 40% बाकी है, लाइक दैट। और जिसकी वजह से जो बिहेवियर है ना पर्सन का टुवर्ड्स द गोल वो इम्प्रूव होता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू आप उनको बोल दो डू योर बेस्ट। जैसे आप एग्जाम्स में करते हो, एग्जाम में आपको ये नहीं बोला जाता कि भाई 100 में से 100 लाना है। अगर 100 में से 100 लाना गोल दे दिया तो फिर आप करोगे, आप और ज़्यादा एफर्ट डालोगे। लेकिन अगर आपको बोला कि हाँ ठीक है अपना अच्छा करना, अपना बेस्ट करना, तो फिर आप एफर्ट नहीं करोगे। सो ये फर्क होता है अचीवर्स में और नॉन अचीवर्स में कि वो अपने गोल खुद सेट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं चैलेंज। अब नाउ चैलेंज की बात आई तो चैलेंज का भी समझ लेते हैं। चैलेंज जो कंपोनेंट है इसका वो क्या कहता है। अगर गोल ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट है, तो जो लोग हैं वो अपनी इंटेंसिटी और परसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, अपने एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं उस तक पहुंचने के लिए। इससे पर्सन को फुलफिलमेंट की भावना आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग होती है उसकी, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीवमेंट की जो नीड होती है ना वो मीट कर पाता है वो पर्सन। तो गोल्स जो होते हैं वो चैलेंजिंग होना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो ही आपको मोटिवेट कर पाते हैं। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कुछ गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करते हैं और उसके ऊपर अगर हमें फीडबैक नहीं मिलता तो हमारा मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन अगर हमने कोई गोल सेटिंग की है और उसको जिस तरह से भी हमने बिहेवियर किया है उस गोल को अचीव करने के लिए, उसका अगर हमें फीडबैक मिल जाए तो हमें ये पता चलता है कि हमारे इस एफर्ट का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है और इस कॉन्सिक्वेंस से हम टारगेट या गोल की तरफ पहुंच रहे हैं। सो हम उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी बता देते हैं। हमें ये भी पता चल जाता है अगर फीडबैक से कि हम कहाँ तक पहुंचे इतने एफर्ट पर। सो हम और कितना एफर्ट करना पड़ेगा वो पता चल जाता है। तो इफेक्टिव जो फीडबैक होता है वो स्पेसिफिक होता है, रेलिवेंट होता है या होना चाहिए बोलूं, टाइमली होना चाहिए, टाइम पे बताना बहुत जरूरी है, क्रेडिबल होना चाहिए एंड सफिशिएंटली फ्रीक्वेंट होना चाहिए ना। गोल सेटिंग जो है वो क्या क्या प्रमोट करती है? प्रमोट सुपीरियर परफॉर्मेंस बाय, कैसे गोल सेटिंग हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको हाई लेवल का पहुंचाती है। जब हम इंक्रीजिंग वंस परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट, अगर हमारा जो एफर्ट है वो हम बढ़ा दें, उसकी परसिस्टेंस को बढ़ा दें।
तो जब सुपीरियर परफॉर्मेंस हमें अचीव करना है तो हमें अपने जो एफर्ट्स हैं उनको परसिस्टेंट रखना पड़ेगा और उसको परसिस्टेंस को और बढ़ाते जाना पड़ेगा। सपोज आप 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, तो अगर आप देखोगे कि भाई गोल से हम अभी भी दूर हैं, तो आप 5 घंटे करोगे या 6 घंटे करोगे। देन रेगुलेटिंग वंस एफर्ट टूवर्ड्स इफेक्टिव वर्क बिहेवियर, अपने बिहेवियर को आप इफेक्टिव बना, अपने एफर्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए आपका बिहेवियर और रेगुलेट करेंगे, है ना, कि आपको और अच्छे से वर्क करना है सो दैट आप इफेक्टिवली वर्क कर सको, आपका एफर्ट बढ़ जाएगा और आपका जो अटेंशन होगा वो टास्क पे होगा, जो भी आपको रोल या टास्क असाइंड है उसकी तरफ होगा। देन एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ गोल अटेनिंग स्ट्रेटजी, और फिर आप प्लान्स एंड एक्शंस प्लान करोगे जिसकी वजह से आप गोल तक पहुंच पाओगे। नाउ कमिंग टू मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी को हम यूज करके मैनेजर्स कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये मैनेजर्स को भी हेल्प करती है स्पेसिफिक चैलेंजिंग गोल्स असाइन करने में, और वर्कर्स कैसे उसको ट्रूली एक्सेप्ट करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, ये भी हम इस थ्योरी से सीख सकते हैं, मैनेजर्स सीख सकते हैं। और फ्रीक्वेंट फीडबैक अगर हम दे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटेड फीडबैक अगर एम्प्लॉय को दें, तो मैनेजर्स और अच्छा उनसे परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है, एम्फेसाइज करता है कि इन चीजों को कैसे गोल सेट किए जाएं जो टेंजिबल गोल हो, वेरीफाइबल गोल हो और मेजरेबल गोल्स हो। तो जब गोल सेट करने के बाद उसको जैसे हम मेजर करते हैं पूरे प्रोसेस में कि हम कहाँ तक पहुंचे। सो एम्फेसिस जो हम ये जो थ्योरी देती है, ये जो प्रोग्राम देता है वो 4 एस्पेक्ट्स में देता है। गोल स्पेसिफिसिटी, कितना स्पेसिफिक गोल है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड एंड परफॉर्मेंस फीडबैक। इन 4 चीजों पे ये एम्फेसाइज करता है 4 एस्पेक्ट्स में। नाउ इवेल्युएशन ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी का को अगर हम इवेल्युएट करें, मतलब कितना पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। सो ये जो सिंपल टास्क होते हैं ना, इजी टास्क होते हैं, सिंपल वेल लर्नड इंडिपेंडेंट टास्क होते हैं, उसमें तो हम परफॉर्मेंस को आराम से चेक कर सकते हैं। ये जो थ्योरी है ये आराम से हमें हेल्प कर देगी। बट ये कल्चर बाउंड है। वेस्टर्न नेशंस में ये ज़्यादा फंक्शनल है क्योंकि लोग इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में रहते हैं। और गोल सेटिंग जो प्रोसेस है इसमें बहुत वैल्यूएबल सोर्स है इस थ्योरी से जो हमें मिल जाता है, जिससे हम पूरा गोल सेटिंग प्रोसेस को अच्छे से वर्केबल फॉर्म में देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी कौन सा वाला पार्ट है? जब आपने इस चैप्टर शुरू किया था तो 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज के बारे में हमने बात की थी, और उसमें से लास्ट वाली ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए जो हमने थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ी थी उसमें कंटेंट थ्योरीज थी, फिर प्रोसेस थ्योरीज आई, और अब रीइंफोर्समेंट या फिर आउटकम थ्योरीज आई। तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में हम कर रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी का बेस क्या है, क्या प्रिंसिपल है। तो इसके पायोनियर जो थे वो BF स्किनर थे। 1953 में उन्होंने ये थ्योरी बताई थी और इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो डिफरेंट लोग हैं ना वो डिफरेंट तरीके से अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस से मोटिवेट होते हैं। सो हमारा जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। मतलब आपने कोई चीज एक्ट की, अब आप उसका कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। अगर आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलता है, फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस मिलता है, तो आप उसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर आपको अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस मिलता है तो आप उसको रिपीट नहीं करते हैं। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप दोबारा उसको रिपीट करेंगे। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो 4 कंटिजेंसी मेथड्स बताती है। नंबर 1 इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब अगर कोई काम ऐसा किया जा रहा है जिसका पॉजिटिव फेवरेबल आउटकम निकल रहा है, कंसिक्वेंस निकल रहा है, तो आप उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं, राइट। अब इसको मैनेजर कैसे हैंडल करेंगे? मैनेजर ऐसे हैंडल करेंगे कि सपोज आपने कोई काम अच्छे से किया, सो आपके मैनेजर ने आपको प्रेज किया, सबके सामने प्रेज किया, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर होगा, क्योंकि आपकी वो
वर्क को अप्रिशिएट किया गया है, तो आप उस क्वालिटी को बार बार रिपीट करेंगे, उस वर्क को बार बार रिपीट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, जैसे कि रिकॉग्निशन, प्रमोशन, मनी, अप्रूवल, फ्रिंज बेनिफिट्स एटसेट्रा। तो ये वाली चीजें अगर मिलने लगती हैं तो हम उस चीज को बार बार करते हैं। नाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि आप किसी बिहेवियर को कर रहे हैं लेकिन उसके साथ कनेक्टेड जो अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस है आप उसको हटा देते हैं और उस बिहेवियर को और स्ट्रेंथन कर लेते हैं। जैसे कि सपोज एक एम्प्लॉय है, वो एक्स्ट्रा रुक के काम कर रहा है नेक्स्ट डे की प्रेजेंटेशन के लिए क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन टाइम पर पूरी नहीं हुई। सो उसने क्या किया, अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर लिया। कैसे? एक्स्ट्रा रुक कर ज्यादा काम करके, क्योंकि मैनेजर को क्या चाहिए है, रिजल्ट, प्रेजेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसका टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए उसने उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर नहीं करेगा तो उसका अनफेवरेबल कंसिक्वेंस होगा और कर लेगा तो अनफेवरेबल कंसिक्वेंस नहीं होगा। तो उसने अनफेवरेबल कंसिक्वेंस को हटा दिया, रिमूव कर दिया वहां से एक्स्ट्रा काम करके। ये नेगेटिव रीइंफोर्सर का एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, क्योंकि ये ट्रिकी है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। नाउ पनिशमेंट। पनिशमेंट बहुत कॉमन सी चीज है, आपने नहीं किया तो आपको अनफेवरेबल कंसिक्वेंस मिलेगा। आपने कोई काम किया, उसका अनफेवरेबल कंसिक्वेंस है। सो जब आपने कोई बिहेवियर शो किया और उसका अनफेवरेबल कंसिक्वेंस है तो आप उसको बार बार नहीं करोगे, राइट? सो जैसे कि एम्प्लॉय है, वो ड्रंक कंडीशन में वर्क पे आ गया, तो अभी क्या किया जाएगा? उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो 2 दिन का उसको सस्पेंशन मिल गया विदाउट सैलरी। अब वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा क्योंकि इसके पैसे कट गए, राइट? तो ये पनिशमेंट हो गई ना। एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है? जब आप कोई बिहेवियर करते हो और उसका कोई आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, जब उस बिहेवियर का कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता तो वो बिहेवियर एक्सटिंक्शन में चला जाता है। यानी कि सपोज कि लोग वर्क कर रहे हैं एंड उनके अच्छे वर्क को भी अप्रिशिएशन नहीं मिला मैनेजर से, तो होगा क्या? वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा, परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनके अच्छे परफॉर्मेंस को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। नाउ कमिंग टू शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब हम रीइंफोर्समेंट को क्या शेड्यूल कर सकते हैं, हम उसको एक कंसिस्टेंट इंटरवल पे दे सकते हैं रीइंफोर्समेंट को, या हम तरह तरह से दे सकते हैं। किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो और अच्छे से परफॉर्म करें। सो रीइंफोर्समेंट को हम तरह तरह से कर सकते हैं। बेसिकली इसको 2 कैटेगरी में हम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट जो होता है वो इन्फोर्समेंट होता है जो डिजायर्ड बिहेवियर के जितनी बार होगा उतनी बार रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। सो ये याद रखना है, जितनी बार आपने वो बिहेवियर, डिजायरेबल बिहेवियर किया उतनी बार आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। आपने एक दिन में 10 बार किया, आपको 10 बार रीइंफोर्समेंट मिलेगा। आपने 2 बार किया, आपको 2 बार मिलेगा, लाइक दैट। सो वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट माना जाता है। जैसे कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो वैसे लेट लतीफ हुआ करता था लेकिन अब वो टाइम पे आ रहा है, तो जब भी वो टाइम पे आता है मैनेजर उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये हो गया कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में एक चीज नोटिस करने वाली ये बात है कि वो रैपिड लर्निंग हो रही है उससे, है ना। उसको ये पता चल गया है, समझ में आ गया है कि ये जल्दी से हमारे को रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो ये इंसान जल्दी से सीख जाता है। लेकिन ये अनस्टेबल होता है और लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेस के लिए होता है। जो भी रेस्पॉन्सेस है ये टाइम के साथ जैसे ही आपने रीइंफोर्समेंट देना बंद किया वो बिहेवियर भी बंद हो जाएगा। ये इस तरह का होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में। नाउ कमिंग टू इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट में क्या होता है? इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट को हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। और हर एक इंस्टेंस पे जब भी डिजायरेबल बिहेवियर हुआ है हर बार हम इनको रीइंफोर्समेंट नहीं देते इसमें। तो रीइंफोर्समेंट फिर कैसे दिया जाता है? रीइंफोर्समेंट हम देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या नंबर ऑफ टाइम्स वो बिहेवियर किया जाए। मतलब हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम देंगे या फिर नंबर ऑफ टाइम्स वो बिहेवियर रिपीट होगा तब देंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो हम उसको इंटरवल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ टाइम्स वो बिहेवियर होगा तो हम उसको रेशियो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक फिक्स्ड रेशियो या इंटरवल या वेरिएबल रेशियो या इंटरवल पे हम दे सकते हैं। यानी कि जो इंटरमिटेंट शेड्यूल है, हमने क्या पढ़े थे? कंटिन्यूअस शेड्यूल एंड इंटरमिटेंट। तो इंटरमिटेंट को फिर 4 क्लासेस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या क्या है?
फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल मतलब कि जो रीइंफोर्समेंट है एक यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल के बाद दिया जाएगा। जब भी इंटरवल आ रहा है मतलब टाइम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, कुछ भी। तो वीकली पेमेंट भी होता है, मंथली पेमेंट भी होता है, तो इस तरह से। फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, रेशो वर्ड आ रहा है मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो पर्टिकुलर बिहेवियर होना। सो कितनी बारी वो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स आप वो रेस्पॉन्ड करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगा। या सपोज आपको कोई एक छोटा प्रोजेक्ट दिया, आपने वो कंप्लीट किया, आपको पेमेंट मिल गया। आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ कस्टमर्स को कॉल करना है, आपने किया और आपको पेमेंट मिल गया, लाइक दैट। नाउ वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल क्या होता है? वेरिएबल इंटरवल मतलब टाइम पीरियड। अगेन वेरिएबल मतलब टाइम वेरी करेगा। सो रीइंफोर्समेंट जब वेरिंग टाइम इंटरवल्स पे दिया जाए, जैसे कि रैंडमली कंपनी में इंस्पेक्शन आ गया या ऑडिट स्टाफ आ गया, तो वो अनडिफाइंड इंटरवल्स पे कभी भी आ जाएगा, वो हो गया। नाउ वेरिएबल रेशो शेड्यूल यानी कि एक कितनी बारी, नंबर ऑफ टाइम्स जो रेस्पॉन्सेज हैं और वो भी वेरी करेंगे। जैसे कि कॉल्स जो पोटेंशियल कस्टमर्स को किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्केल को सिक्योर करने के लिए, तो वेरिएबल नंबर ऑफ कॉल्स किए जा रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा। नाउ जैसे मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट जो होता है, जो जैसे आपने अटेम्प्ट किया कोई बिहेवियर, आपको रीइंफोर्समेंट मिल गया, ये अनस्टेबल होता है, लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है और जल्दी से एक्सटिंक्शन में भी चला जाता है, बट रैपिड लर्निंग है, इमीडिएटली आप सीख जाओगे उसको, ये वो होता है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में हम क्या देख रहे हैं, ये बिहेवियर जो होता है वो धीरे धीरे इंसान सीखता है, क्योंकि ये रुक रुक के होता है, इसीलिए धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन इसमें एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ये रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन है। सो हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेस के लिए, स्टेबल और हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेस के लिए इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट बहुत सही है, और कंटिन्यूस किसके लिए, अनस्टेबल लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेस के लिए। हमें अपने एम्प्लॉयज को हाई परफॉर्मेंस के लिए करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम कंटिन्यूस शेड्यूल में उनको डालते हैं जिसमें वो जल्दी से सीख जाते हैं, उनकी रैपिड लर्निंग हो जाती है। जैसे ही उनकी लर्निंग हो जाती है तो उनको वेरिएबल इंटरमिटेंट शेड्यूल में डाल दिया जाता है, सो दैट एक्सटिंक्शन ना हो उनके उस बिहेवियर की। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो वेरिएबल्स जो होते हैं हाइयर परफॉर्मेंस देते हैं, अगर वो वेरिएबल जो इंटरमिटेंट वेरिएबल होगा तो वो हाई परफॉर्मेंस के लिए बहुत सही चीज़ है। नाउ मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी, मैनेजर्स कैसे इस रीइंफोर्समेंट थ्योरी को यूज कर सकते हैं। सो मैनेजेरियल सेटिंग में हम ओबी मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं, ओबी मॉड कहते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसके 5 स्टेप्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के। ये कौन से 5 स्टेप्स है? फर्स्ट, आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर्स, ऐसे बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना जिनका एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे बिहेवियर जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पा रहा। सेकंड, डेवलप बेसलाइन डाटा, यानी कि मैनेजर जो है वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि इस तरह के बिहेवियर कितनी बार वो एम्प्लॉय करता है प्रेजेंट कंडीशन में। फिर आइडेंटिफाई बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस, फिर ये भी चेक करना है कि उसके उस बिहेवियर से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और फिर क्या कारण है उसके उस बिहेवियर को करने के लिए, और वो क्यों उस कॉन्सिक्वेंस को मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर वो फिर भी इम्प्रूवमेंट, उसको टोकने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मैनेजर को पता लगाना पड़ेगा ना कि वो क्या कारण है कि उसका वो बिहेवियर हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, उसका जो रिजल्ट उसको मिल रहा है प्रॉब्लम की वजह से या लो परफॉर्मेंस हो रही है, सो उसको वो मेंटेन क्यों कर रहा है, वो उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है। सो वो चीज़ें उसको पता लगाना पड़ेगा, कैसे वो कंसिक्वेंस मेंटेन हो रहा है। फोर्थ स्टेप है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एन इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। अब हमें उसको सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा भाई, परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड लिंकेज को चेक करना पड़ेगा। कौन से ऐसी चीजें हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको चेंज करने से इस लिंकेज पे हम वर्क कर सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस लेवल को है इतना रिवार्डिंग कैसे बना दिया जाए, क्या जो गोल है
जिसको हमें अटेन करना है और जिसको अटेन करके हम हाई परफॉर्मेंस पे गोल अचीव कर सकते हैं, तो उसको और रिवार्डिंग कैसे बनाया जाए। मतलब अगर वो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट कर रहा है, यानी उसको कुछ बेनिफिट लग रहा है तभी तो वो कर रहा है ना, तो अब हमें रिवार्ड इतना अच्छा करना है कि उसको जो कंसिक्वेंस पहले मिलते थे उससे बेटर कंसिक्वेंस मिले, वो हमें करना होगा। एंड देन इवेल्युएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, फिर हमें बिहेवियरल चेंज आया है उसको इवेल्युएट करने की भी जरूरत होती है, क्या लर्निंग हुई है एम्प्लॉय की, वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो जो ओबी मॉड है वो किन किन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। नंबर 1, इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, एरर को रिड्यूस करने के लिए, एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने के लिए, टार्डीनेस मतलब जो लेट लतीफ़ होते हैं ना उनको ठीक टाइम पे बुलाने के लिए, एक्सीडेंट रेट्स को कम करने के लिए, और फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स द कस्टमर्स उसको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम ओबी मॉड को यूज़ करते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल को हम यूज़ करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। लिटरेचर में इसको बहुत सपोर्ट मिला। क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि ये फीलिंग्स एंड थॉट्स को ओवरलुक कर रही है। एनवायरमेंटल स्टिमुली में हमेशा हमारी फीलिंग्स भी अटैच्ड होती है, हमारे थॉट्स भी अटैच्ड होते हैं, उसको बिल्कुल इसने नेग्लेक्ट कर दिया इस थ्योरी ने। और ये सिर्फ ये एज्यूम करती है कि कॉग्निशन प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट नहीं होते मोटिवेशन को समझने के लिए, सिर्फ कॉन्सिक्वेंस जो होता है किसी बिहेवियर का वही नेसेसरी होता है। सो ये इसका ड्रॉबैक्स थे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 2 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video was for you guys. आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल, शेयर दिस वीडियो विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ थोड़ा सा कभी कभी अप्रिसिएशन कमेंट भी डाल दिया करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।